हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का अगला टॉपिक है ईथर। ईथर ये कह रहा है भाई यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ये है सिमेट्रिक ईथर जिसमें दोनों आर एक जैसे हैं, और एसिमेट्रिक के आर अलग अलग हैं। जैसे यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ C2H5 ले लिया, ठीक। सिमेट्रिक ईथर जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो असिमेट्रिक ईथर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये दोनों ही सिमेट्रिक को चाहे असिमेट्रिक को ईथर बैंड शेप रखते हैं, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, थोड़ी सी इनकी सॉल्युबिलिटी होती है पानी में क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं। बस ये बातें बता चुका हूँ। सॉल्युबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ, आगे चलते हैं। ये कुछ नेमिंग है। जैसे मान लो आपने CH3OCH3 लिया तो दोनों ही सिमेट्रिक हैं, तो किसी को भी बाहर कर दो, जिसको बाहर करा वो बना आपका ऑक्सी। जैसे मिथ ऑक्सी, एक कार्बन के लिए मिथ, ओ का नाम है सफिक्स ऑक्सी और इसका नाम है मीथेन। ये आपकी मेन चेन है मीथेन। यहाँ पर CH3O छोटा था तो मिथॉक्सी प्रोपेन, साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो साइक्लिक ग्रुप के लिए, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए, और ये साइक्लोब्यूटेन। बेंजीन समझ आता है, OCH3, ये बना आपका मिथॉक्सी और ये है आपका बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन बन गया, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको आप फिनाइल मिथाइल ईथर भी कह सकते हो। एक आर का नाम है फिनाइल, दूसरे आर का नाम है मिथाइल, और ये है आपका ईथर ग्रुप, फिनाइल मिथाइल ईथर। ROR के लिए एल्काइल एल्काइल ईथर, ये कॉमन नेमिंग है इसकी, ठीक है। इसका एक नाम एनिसोल भी है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी नेमिंग और बेसिक बातें। अब वो कह रहा है क्या ROR पानी में डिजॉल्व होता है? हाँ होता है। एक तो लाइक डिजॉल्व लाइक के हिसाब से कि भाई पोलर हैं दोनों, और दूसरा रीज़न एक ये भी है कि ये थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ऐसा NCERT में लिखा है। स्मॉलर ग्रुप ऑफ ईथर शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम NCERT में देखेंगे, वहाँ बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब ये कंपेयर कर रहा है, कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं इससे। तो देखो ROR इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता, लेकिन इसके जो स्मॉलर ग्रुप है जैसे मिथॉक्सी मीथेन या मिथॉक्सी इथेन वो दिखाते हैं पानी के साथ, अकेले नहीं दिखाते, ठीक है। पोलर नेचर, हाँ जी दिखाता है, ये लिख रखा है। कोई खास पोलर नेचर नहीं है, नकली सा पोलर नेचर है इसका। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक। अब ज़रा NCERT की तरफ चलते हैं। NCERT क्या कहती है, ये देखो, इस पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी सारी बातें लिखी हैं इसमें। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर and thus ether have a net dipole moment. The weak polarity, ध्यान देना weak है बहुत polarity of ether do not appreciate the effect, do not appreciably affect their boiling point which are comparable to those of alkanes, और alkane से कभी कभी तो कम भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, बट एक मिनट और चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ आ जाओ। The large difference in boiling point of alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bond, ये बता चुका हूँ मैं आपको। The miscibility of the ether with the water resemble those of alcohol, the same molecular mass। वो फिर वही बता रहा है कि कुछ खास बात है इसमें बहुत, ठीक है। एक ये चीज़ ध्यान दो, ये जो मैं बात आपको बता रहा था, ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ये वाली बात थी इंपॉर्टेंट।
देखो ये लिख भी रखा है कि C5 के आसपास तक ही होता है, ठीक है, उससे कम ही होने चाहिए। ये है आपका ईथर, ये आपका पानी, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी तो ये दिखाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है आप प्रिपेयर कैसे करोगे ईथर को। तो पहला प्रोसेस है आपका, नेम रिएक्शन भी है, विलियमसन सिंथेसिस। ROH को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, RONA बनेगा। फिर उस RONA को RX के साथ यानी कि हेलोएल्केन के साथ रिएक्शन कराओ, वो आपको ईथर देगा, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ROR डैश, ठीक है। आसान सी चीज़ है। ध्यान रखना है कि अगर ये टर्शरी हुआ तो गड़बड़ होगी। हमने सोचा कि भैया ये है आपका C2H5ONA, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा एक टर्शरी हैलाइड के साथ और हमें ईथर देगा, लेकिन इसने नहीं दिया। इसने क्या किया हम सोच रहे थे कि ये NaCl निकालेगा और बनाएगा CH3 CH3C CH3 OC2H5, लेकिन ऐसा ना होकर इसने दूसरा काम किया। ये जो आपका CH3 C2H5ONA है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा बेस भी है, तो अपना बेसिक करैक्टर दिखा देता है यहाँ पर। ये बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, इसकी बजाय इसने अपना बेसिक इफेक्ट दिखाया और बनाया ये, यानी कि इसने क्या रिलीज़ कर दिया, देखना क्या रिलीज़ करा है। इसको मैं येलो पेन से समझा रहा हूँ। इसने HCl निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एक H और Cl और एल्कीन बना दिया। तो एज अ प्रोडक्ट इसने दिया हमें एल्कीन। इसके ऊपर NCERT का एक एग्जांपल है, मैं अभी 9.6 अभी बता दूंगा कैसे क्या कह रहा है वो। अब वो कह रहा है कि भैया आपने ये बना तो दिया, लेकिन मुझे तो यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप कहीं से ही बना के दो, ये बना के दो। तो क्या करें? और इन दोनों से बना के दो। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं, टर्शरी ONA ले लेते हैं और प्राइमरी हैलाइड ले लेते हैं। हमें हैलाइड से प्रॉब्लम थी ना, तो हमने हैलाइड प्राइमरी ले लिया और टर्शरी ले लिया ONA, ये इसको टर्शरी कर दिया, ठीक है। अब टर्शरी अपना ONA ये Na छोड़ेगा, ये NaCl के साथ बाहर जाएगा और हमें मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड ROR यानी कि ईथर, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल निकालते हैं NCERT में। ये रहा, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। वाई? तो भैया पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ये Na इस Cl के साथ जाएगा, नॉर्मल सा प्रोसेस होगा और ये बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया? इसने ये बना दिया, देखो मैंने यहाँ एल्कीन बना रखा है, CH3C डबल बॉन्डेड CH2 CH3। देखो वो कह रहा है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एन एल्कीन 2-methyl propionine. It is because sodium ethoxide is not strong nucleophile as well as एक मिनट रुको, गलत पढ़ दिया। It is because sodium ethoxide is a strong nucleophile as well as a strong base. भैया ये अपना न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट तो दिखाता ही है, ये अपना स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर भी दिखाता है, जिसकी वजह से एक एलिमिनेशन हो जाएगी। दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट ओवर द सब्सटीट्यूशन, और वो किसको एलिमिनेट करेगा? HCl को। अगर आपको इस रिएक्शन को ठीक करना है तो आपको टर्शरी ONA लेना होगा और प्राइमरी हैलाइड, ठीक। वापस चलते हैं। अब एक और प्रोसेस देखो, अगर मैं अल्कोहल को 413 केल्विन पे H2SO4 के साथ एक्शन कराता हूँ तो वो मुझे ईथर देता है। 443 केल्विन पे कराया था तो उसने हमें एल्कीन दिया था, याद है ना। देखो मान लो
C2H5OH है। इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ और ये मुझे देते हैं C2H5O C2H5 और पानी बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है आपका 413 केल्विन पे H2SO4 के साथ। लेकिन अगर यही हो आपका रिएजेंट और हो H2SO4 443 केल्विन पे, तो मुझे मिलेगा एक एल्कीन, पानी फिर भी बाहर होगा। ठीक, ये वाली रिएक्शन हम पीछे कर चुके हैं, ये वाली अब कर ली। आगे ध्यान देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ROR अगर HX के साथ रिएक्ट कराएं तो वो RH और ROH देता है। ठीक है, इस ROH को अगर आप फिर से HX के साथ रिएक्ट कराओगे तो फिर से RH दे देगा। चलो उसको मारो गोली, पहले इसको समझो। अब वो कहता है हमने यहाँ पे 2 ग्रुप ले लिए और एक असिमेट्रिक ईथर ले लिया, ये बड़ा ये छोटा। तो वो कहता भैया जो छोटे वाला है ना उसको इस बड़े X के साथ भेज दो और जो बड़े वाला उसको एक H के साथ भेज दो, सिमेट्री के लिए। ठीक है, ऐसा ही हमने HI के साथ एक्शन कराया, I ले गया CH3 को और C4H9O ले गया H आयन को। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्शियरी ग्रुप की तो ऐसा नहीं होता। इस वाली रिएक्शन में भी ऐसा ही किया, ऊपर वाली में, उसको छोड़ो, नीचे देखो, ये आपका टर्शियरी ग्रुप है। और टर्शियरी से क्लीवेज इसलिए होती है क्योंकि टर्शियरी कैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में भी हमने इसकी बात की थी। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ से टूटेगा तो वो आयोडीन के साथ जाएगा। अब देखने में ऐसा लगता है भैया आयोडीन बड़ा है तो उसके साथ तो छोटे वाला जाना चाहिए, लेकिन टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से बॉन्ड क्लीवेज ऑक्सीजन की यहाँ से होती है और ये बन के निकलता है कैटायन। और कैटायन जो होगा वो किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव आयन पे, यानी कि I- पे। तो ये रिएक्शन वैलिड हो जाएगी और ये नीचे वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, जो आपको सिमेट्री के लिहाज से सही लग रही थी नीचे वाली। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ डोमिनेट कर गई? टर्शियरी स्टेबिलिटी, टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, याद रखना। रिंग सब्स्टिट्यूशन पे आने से पहले एक बारी मैं ये वाली बात भी दिखा दूं, टर्शियरी कार्बोकैटायन वाली। देखो, however when one of the alkyl group is tertiary, the halide formed is tertiary halide. It is because in step 2 of the reaction, the departure of leaving group OHCH3 create a more stable tertiary carbocation. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसको ध्यान में रखना। मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। अब इसको देखो, इस वाले बॉक्स को। इन केस ऑफ एनिसोल, एनिसोल के केस में हमें ऑक्साइम आयन मिलता है। ठीक, इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन OC6H5 बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि फिर वही बात आ गई आपके रेजोनेंस वाली। एंड देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो वो कहता है अगर आप बात करते हो ना भैया मिथाइल फिनॉन की, एनिसोल की, यानी कि एनिसोल का मैं एक बार बना दूं, क्या है आपका एनिसोल? ये देखो, ये है आपका एनिसोल OCH3। ठीक है, तो वो कहता है कि भैया इसमें ये ऑक्साइम आयन बन गया। देखो आपका मिथाइल फिनाइल ऑक्साइम आयन इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रोटोनेशन से बनता है। इसमें OCH3 का बॉन्ड वीक होता है, बिकॉज ये जो कार्बन के सारे एटम हैं ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेकर बैठे हैं और रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक,
और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, वो रेजोनेंस ही होता है और कुछ नहीं। हटाओ, मारो गोली। आगे चलते हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब आपको क्या करना है भैया, आपको ये एनिसोल बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप लोगे बेंजीन के ऊपर ONA। कैसे आता है ONA बता चुका हूँ मैं आपको, फिनॉल में कई बार इस रिएक्शन को करा है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बेंजीन के ऊपर ONA लगाना है, तो किसी भी बेंज़ेलाइट को लो या हेलो बेंजीन को, उसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। कराया था ना ये, या बेंजीन के ऊपर X लगा हो या HSO3, बस उसको इसके साथ रिएक्शन कराना है, या आपको बेंजीन के ऊपर ONA लगा के दे देगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराओ CH3X के साथ, X लेके जाएगा Na को, NaX बाहर, और ऊपर लग जाएगा OCH3, ठीक है, एनिसोल। आगे अब वो कहता है एनिसोल कैसा होता है। एनिसोल बेटा +R इफेक्ट दिखाता है, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो अब अगर मैं इसको X2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो X ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे लगेगा। पैरा की जगह मैंने P लिख रखा है, थोड़ी जगह कम है इसलिए। याद रखना, पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर मैं RX के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ऑर्थो और पैरा पे R लगेगा। एनहाइड्रस AlCl3 की कंडीशन है तीनों, चाहे वो हो एल्काइलेशन, एसाइलेशन या हेलोजिनेशन, ठीक है। नाम लिख देता हूं इनके मैं। इसका नाम है हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुड़ना। इसका नाम है एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना। और इसका नाम है एसाइल ग्रुप का जुड़ना। फिर नाइट्रेशन, फिर ये लास्ट वाले को बोल सकते हो आप सल्फोनेशन, ठीक है। देखो आराम से, तो X2 के साथ रिएक्शन कराई, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे X लग गया, कौन सा, प्लस वाला। इसको ऐसे लिख लो, एक प्लस का X, एक माइनस का X। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इसने अटैक किया ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे R प्लस का, यहाँ पे RCOX प्लस का। HNO3 में देखो, HNO3 को तोड़ रहा हूँ मैं, NO2 प्लस का और OH माइनस का। H2SO4 तोड़ रहा हूँ, OH माइनस का और HSO3 प्लस का, ठीक है। तो ये था आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने एल्काइलेशन कराया, जिसमें R प्लस का लगाया, एसाइलेशन कराया जिसमें RCO प्लस का लगाया, और हेलोजिनेशन कराया जिसमें हेलोजन प्लस का लगाया, नाइट्रेशन कराया, NO2 प्लस का लगाया, सल्फोनेशन कराया, उसमें हमने HSO3 प्लस का लगाया। याद रखना, इन दोनों का एक और नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, 2-3 मैकेनिज्म रह रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, बाकी कुछ तो नहीं बचा। और अब चैप्टर वाइज NCERT के लेक्चर भी बना दूंगा तुम्हारे।